टॉपिक आज का प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। तुम्हारा यहीं से शुरू हो रहा है कोर्स, तो तुम यहीं से अपने आप को समझ के रखना। जो भी ना समझ में आए पूछना। देखो, ये जो विदेशी आक्रमण है ये प्राचीन भारत पर होने वाला विदेशी आक्रमण है। तो कल की क्लास जिसने की होगी उसको पता होगा कि प्राचीन भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ है, पहला विदेशी आक्रमण वो किसने किया है? ईरानियों ने किया है। किसने किया है? ईरानी। अगर कभी इस प्रकार से प्रश्न आए कि भारत पर प्रथम आक्रमण किस विदेशी शक्ति द्वारा किया गया था, तो उत्तर हो जाएगा ईरानी। ठीक है। ईरानी आक्रमणकारियों में वो नाम कौन था, कौन सा वह व्यक्ति था जिसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया, इसके बारे में भी कल क्लास में थे ना, इस पर भी हमने बात किया। तो उसमें हमने देखा कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि साइरस, जिसका एक नाम कुरुश भी था, साइरस ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। लेकिन बाद में ये कुछ जो अभिलेखीय साक्ष्य हैं, उन अभिलेखीय साक्ष्यों, पुरातात्विक साक्ष्यों से ये स्पष्ट हो गया कि ईरानी शासक दारा प्रथम, ठीक है, इस नाम को याद रखना, ईरानी शासक दारा प्रथम विश्व का ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने भारत पर आक्रमण किया। यह कितनी बड़ी घटना है अपने आप में। यह विश्व का ऐसा व्यक्ति था, पहला व्यक्ति था जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। ठीक है। और इसने जहां से आक्रमण किया वो पश्चिमोत्तर प्रांत था। इससे पहले हमने मगध शासन पढ़ा। उस मगध शासन में हमने देखा कि जब मगध का उत्कर्ष हुआ, आराम से समझते हुए चलेंगे, जहां नहीं समझ में आएगा पूछेगा। हमने देखा था कि जो मगध का साम्राज्य था वहां पर नंदों का शासन था। उससे पहले जो भी वहां पर जैसे हर्यक वंश आए, शिशुनाग वंश आए, वे धीरे धीरे समाप्त हो गए। और जब पश्चिमी भारत में विदेशी शक्तियां आक्रमण कर रही थी, उस समय उत्तर भारत में शक्ति का केंद्र कहां पर था? मगध में। ये पूरा मगध साम्राज्य आप देख रहे हैं, ये शक्ति का केंद्र था। और इस मगध की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की गद्दी पर कौन बैठा हुआ था? पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा हुआ था नंद राजा घनानंद। घनानंद वैसे तो बड़ा शक्तिशाली था, संपत्तिशाली था, बड़ी सेना थी इसके पास, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी ना। पश्चिमोत्तर प्रांत जहां से ये आक्रमण हो रहे थे, वहां से मगध की दूरी बहुत ज्यादा थी। तो ये जो आप देख रहे हैं लाइन, इसको हम ब्लैक कलर से कर दें तो आप समझ पाएंगे कि ये यहां तक मगधों का एक प्रकार से शासन था, इसका इधर। ठीक है। लेकिन उसके उस तरफ जो है यहाँ, और ये जो शासन भी देख रहे हो ना, सीधा नियंत्रण कैसे कोई कर सकता है भाई? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र आज का पटना और उसके आसपास का क्षेत्र है बिहार में। अब जरा देखो कि पटना में रह करके आप पश्चिमोत्तर प्रांत का कैसे अनुमान लगा सकते हो? उस समय गांधार, तक्षशिला, ये सब वो केंद्र थे जहां पर बाहरी आक्रमण हुए थे। वर्तमान में ये सब पाकिस्तान में है। अब इसको आप इस तरह से मानिए कि अगर आज पाकिस्तान के इस तक्षशिला और गांधार प्रदेश में कुछ होता है, तो उसको आप पटना से कैसे नियंत्रित करेंगे आज के समय में, जबकि इतने आधुनिक हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, लेकिन उस समय तो और भी मुश्किल था। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही मगध की गद्दी पर एक मजबूत शासक बैठा हुआ था, लेकिन जो सीमावर्ती प्रदेश थे वहां पर उसका सीधा नियंत्रण स्थापित नहीं हो पा रहा था। और वहां पर जो छोटी छोटी जनजातियां थी, उनका अपना साम्राज्य था, छोटे छोटे गढ़ थे, है ना। देखो, राजतंत्र क्या होता है ना, राजतंत्र में एक राजा होता है और वो पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करता है। राजा के पास शक्ति होती है, सेना होती है, और जहां तक उसका राज्य का नियंत्रण होता है, संपूर्ण राज्य की जनता उसकी बात मानती है। लेकिन गणराज्यों में ऐसा नहीं होता। गणराज्यों में राजा जो है वो राजघराने से तो होता नहीं है, जनता ने जिसको चुना वो नेता बन गया, राजा बन गया। तो गढ़ों में उस समय के जो गढ़ थे उनमें उतनी शक्ति नहीं थी जितनी कि राजतंत्र में थी, ये देखा गया है। ठीक है। क्योंकि उस समय जनता इतनी जागरूक नहीं थी ना। उस समय राजा का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी था। अगर राजा कमजोर पड़ गया तो विदेशी शक्तियां तुरंत हथिया लेती थी क्षेत्र को, साम्राज्य का विस्तार कैसे होगा? तो ये मजबूत राजा मगध में तो था, लेकिन जहां से ये आक्रमण हो रहे थे बाहर से, वहां पर सीमावर्ती प्रदेशों में ऐसे मजबूत शासकों का अभाव था। छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे गढ़ थे, और ये आपस में ही लड़ते थे। और इनके आपस में लड़ाई के कारण इस पूरे प्रांत में एक तरह से राष्ट्रीयता का विकास नहीं हुआ था और एकीकरण नहीं था। तो बाहरी शक्तियों को यह मालूम था कि जब हम यहाँ पर हमला करेंगे
तो फिर ये टुकड़ों टुकड़ों में है। जैसे आप अकेले हो तो आपको हराना आसान है, आप जब यूनाइट हो जाते हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, मिलके रहो, मिलके रहोगे तो कितना भी बड़ा शत्रु है तुम उसका सामना कर पाओगे। लेकिन वो एकता इस पश्चिमोत्तर प्रांत में, सीमा प्रांत में नहीं थी। ठीक है, इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठा करके पहले ईरानी शासकों ने भारत पर हमला किया, जिसको हम हखामनी साम्राज्य के नाम से कल पढ़ चुके हैं। हखामनी राज्य जो है, हखामनी साम्राज्य ईरान का था। तो ईरान के हखामनी साम्राज्य का ही शासक था दारा प्रथम। इस दारा प्रथम ने व्यवस्थित तरीके से भारत पर आक्रमण किया। इससे पहले साइरस ने आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन संभवतः वह भारत की सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन इसने स्पष्ट रूप से भारत में हमला किया। तो ये पहला व्यक्ति बना, दारा प्रथम पहला व्यक्ति बना जिसने भारत पर हमला किया। और ईरान वह पहला देश बना जिसने भारत पर हमला किया। और ईरान का वंश था हकामनी वंश। तीन नाम याद रखना, ईरान, हकामनी वंश और दारा प्रथम। इन्हें याद रखना इसलिए जरूरी क्योंकि ये पहली बार इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। बात समझ में आई? इनका प्रभाव भी पड़ा, सारी चीजें कल हम पढ़ चुके हैं। सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा ना कि इन्होंने एक रास्ता बता दिया भारत के अंदर प्रवेश करने का, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां से भारत में आक्रमण करना आसान नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे दर्रे हैं, पास हैं। दर्रा क्या होता है? बड़े बड़े पहाड़ों के बीच छोटे छोटे जो रास्ते बने होते हैं ना, तो उनको पास बोलते, दर्रा बोलते हैं। तो वो थे। इसके अलावा रेगिस्तानी इलाका था, तो इतनी जल्दी बाहर से आक्रमण यहाँ नहीं हो पाया था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ आप देखते हैं, देखो इतिहास को ना तुलनात्मक रूप से पढ़ोगे तो अच्छे से याद होगा। अगर सीधे सीधे रट्टा मारोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी भाई, क्योंकि इतिहास देखने में सरल लगता है। हम तो कहते हैं कि इतिहास को ना विज्ञान की तरह पढ़ो, साइंस की तरह पढ़ो, फिर देखो कितना मजा आएगा। मजा आला जो क्लास में एक भी बच्चा, अक्सर होता है इतिहास की क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे सो रहे हैं। हमारी क्लास में एक भी बच्चा सो नहीं सकता, आज तक नहीं सोया हमारी क्लास में। कारण क्या है? आपको टॉपिक से बांध के रखना, यही तो हमारी जिम्मेदारी है ना। और आप टॉपिक से तब बनते हो जब आपको मजा आता है, समझ में आता है ना। और समझ में तब आता है जब उसको हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। कहानी सुनाइए, लेकिन उस कहानी को एक दूसरी कहानी से जोड़ करके जब आप पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है, भूलते नहीं फिर उस बात को। देखो पीछे हमने सिंधु सभ्यता पढ़ा। सिंधु सभ्यता में हमने देखा कि उस समय भारत के लोगों का व्यापार पश्चिमी देशों के साथ होता था, देखा ना हमने। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद पश्चिमी देशों से हमारा संपर्क टूट गया। जब सिंधु सभ्यता का पतन हुआ ना, तो पश्चिमी देशों से हमारे देश का संपर्क व्यापार का टूट गया। व्यापार के माध्यम से व्यापार संपर्क था, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, नाम तो सुने होंगे ना। इनके साथ सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। लेकिन भाई ये व्यापार टूट गया क्योंकि सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद क्या हुआ पता ही नहीं, हमें अपना ही नहीं पता, तो हम पश्चिमी देशों के बारे में क्या जाना है उस समय, है ना। फिर क्या हुआ? फिर भारत में धीरे धीरे कबीलाई समाज उत्पन्न हुआ, फिर वैदिक संस्कृति स्थापित हुई। अब वैदिक संस्कृति का पश्चिमी जगत के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, क्योंकि वैदिक संस्कृति का समाज कैसा था? ग्रामीण समाज था, पशुपालन और कृषि पर आधारित थे। मुख्य व्यवसाय उनका पशुपालन था। तो जो पशुपालन करेगा वो अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या व्यापार करेगा, है ना। तो इसलिए जब वैदिक आए तो फिर पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संपर्क टूट गया। ये इन्हीं पश्चिमी देशों की बात कर रहे हैं जिन्होंने फिर हमला किया, ठीक है। तो पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध टूट गया, किसके बाद? सिंधु सभ्यता के बाद। वैदिक आए। अब वैदिक के बाद, वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 ईसा। हम थोड़ा बैकग्राउंड लेके चल रहे हैं कि अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये आपका पूरा, ये शॉर्ट क्लास नहीं है, ये बहुत फंडामेंटल क्लास है जिसमें आपका फाउंडेशन हम तैयार करते हैं, बिल्कुल ABCD से लेकर के और टॉप लेवल तक लेके जाते हैं। तो इसका हम ये नहीं देखते कि लिमिटेड टाइम में पूरा हो जाए, चाहे जितना समय लगे। अगर किसी बच्चे ने कभी भी इतिहास नहीं पढ़ा है तो भी समझ में आएगा, इस गारंटी के साथ ये क्लास चलता है, ठीक है ना। ज्योति, समझ में आ रहा है ना समझ में आए तो पूछ लेना। हाँ, तो वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला है। 1500 ईसा, ये तारीखें आपको भी रट जाएंगी जब रोज सुनोगे तो। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय तक का समय क्या था? वैदिक संस्कृति, वैदिक काल, ठीक। अब इस वैदिक काल का जो अंत हुआ है 600 ईसा पूर्व में, तो 600 ईसा पूर्व के बाद क्या आ गया? महाजनपद काल। क्या आ गया? महाजनपद काल। और इन महाजनपद में 16 महाजनपद का नाम हमको मिलता है बौद्ध साहित्य में और जैन साहित्य में। तो बौद्ध ग्रंथ है कौन सा? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का नाम मिलता है। ये महाजनपद क्या थे? जैसे आज महानगर है ना,
अपने उत्तर प्रदेश में महानगर है, जैसे प्रयागराज है, जैसे मेरठ है, कानपुर है, लखनऊ है, ये महानगर है ना। तो ऐसे ही महाजनपद थे उस समय। 16 महाजनपद का नाम हमें बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। उनमें से एक था मगध, और सबसे शक्तिशाली था मगध। मगध में क्या हुआ, 600 ईसा पूर्व से लेकर के मौर्य काल की स्थापना तक, मौर्य काल की स्थापना तक जो है यहाँ पर 319 ईसा पूर्व, 319 20 ईसा पूर्व तक क्या हुआ है, यहाँ पर धीरे धीरे अन्य सभी महाजनपद समाप्त हो गए। वे सब किस में मिल गए, मगध में मिल गए। तो वो जो छोटा सा मगध था अब पूरे उत्तर भारत में विस्तारित हो गया। 15 का विलय हो गया अलग अलग रूप में, 15 का अलग अलग समय पर। पीछे हम पढ़ते आए हैं हर्यक वंश से लेकर के शिशुनाग वंश तक, सब कैसे कैसे कौन कौन से महाजनपद का मिला, कब कब हुआ। तो भाई जो 15 महाजनपद थे वे सब खत्म हो गए। कहां मिल गए, मगध में। क्योंकि जो भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है, जो संघर्ष करेगा वही फिट रहेगा, जो फिट रहेगा वही जीवित रहेगा, है ना। तो मगध का साम्राज्य इतना विस्तारित हुआ कि बाकी सारे महाजनपद धीरे धीरे मगध के अंतर्गत मिलते गए, और मगध में विस्तार से एक स्थायी राजतंत्र की शुरुआत हुई। और मगध का पहला जो ज्ञात वंश था वो हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश आया। बात समझ में आ रही है। भारत पर जब विदेशी आक्रमण हुए तब मगध पर किसका शासन था, नंदों का। यही तो जानना है, बहुत छोटी सी बात है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो रटना पड़े, सिस्टम में समझ लो। जब भारत पर विदेशी आक्रमण हुए तब मगध में नंदों का शासन था, और पूरे उत्तर भारत में साम्राज्य के रूप में मगध साम्राज्य का ही पूरा अस्तित्व था, बाकी और किसी का कोई नामो निशान नहीं था। बात समझ में आई। ईरानी आक्रमण के बाद फिर से भारत का संपर्क पश्चिमी देशों से हुआ, जो कब टूट गया था, सिंधु सभ्यता के समय। अब जरा यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सिंधु सभ्यता के पतन का समय अगर हम देखें तो कम से कम हम वैदिक संस्कृति के आरंभ को तो उसका पतन मान ही सकते हैं ना। और वैदिक संस्कृति का आरंभ कब हुआ है, 1500 ईसा पूर्व। इसका मतलब इस बात को हम 100% कह सकते हैं कि 1500 ईसा पूर्व तक भारत का पश्चिमी देशों के साथ संपर्क टूट चुका था। ये बात कह सकते गारंटी से, है ना। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के फिर कब दोबारा संपर्क हुआ है हमारा, कब हुआ है संपर्क, ना ना 600 नहीं, ईरानी आक्रमण के समय में। ईरानी आक्रमण के समय की जानकारी पीछे हमने दी है। सिकंदर ने कब आक्रमण किया है, ईरान के बाद भारत पर दूसरा आक्रमण किसका हुआ था, यूनान का ना। आज सिकंदर के आक्रमण को ही तो विस्तार से पढ़ना है ना। तो यूनान का आक्रमण हुआ है ईरान के बाद, और यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर जो है इसने भारत के अंदर सीमाओं तक आकर के व्यास नदी तक इसने भारत पर हमला किया। मैप के माध्यम से अभी हम समझेंगे। फाउंडेशन तैयार करने में थोड़ा समय लगता है, फिर आगे दिक्कत नहीं आती। तो पहला आक्रमण ईरानी, दूसरा आक्रमण यूनानी। तो यूनानी आक्रमण, सिकंदर के आक्रमण की तारीख एकदम पक्की है। क्यों पक्की है, क्योंकि इसके साथ कुछ लेखक आए थे, उन्होंने सिकंदर के आक्रमण की घटनाओं को लिखा है, आंखों देखा हाल लिखा है, तो उसमें उसने तारीख भी लिखी है। और भारत में तारीख के साथ इतिहास लेखन की परंपरा सिकंदर के आक्रमण से ही शुरू होती है। उससे पहले की तारीखों में लगभग शब्द जुड़ा रहता है, लगभग, एक्यूरेट नहीं रहता उसमें, है ना। तो सिकंदर का आक्रमण कब हुआ है भारत पर, 326 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका मतलब है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर हमला किया, और उससे लगभग 2-4 साल पहले ईरानी आक्रमण हुए थे। तो हम मान के चलते हैं कि ईरानी आक्रमण भारत में कब हुए होंगे, ईरानी आक्रमण भारत में इससे थोड़ा सा पहले पहले जाएंगे। ईसा पूर्व में माइनस होता है कि प्लस होता है, पीछे जाने पर, पीछे जाने पर प्लस होता है, आगे जाने पर माइनस होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये यहाँ उल्टा चलता है, क्योंकि ईसा से पहले की बात कर रहे हैं ना। तो अगर ये 326 है तो ये कितने होंगे, 330, 332 ऐसे होंगे ना। इसका मतलब है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 330-35 ईसा पूर्व तक कितना समय हो गया, लगभग कितना समय हो गया, 1000-1200 वर्ष तो हो ही गए, नहीं नहीं और हो गए। क्योंकि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक कितना हो जा रहा है, पूरा 1000 वो हो जा रहे हैं। हाँ, 1300, लगभग 1300-1400 वर्ष, बहुत लंबा समय होता है भाई।
मतलब लगभग 1300 वर्ष ऐसे थे हमारे इतिहास के जब हमारा यानी कि भारत का पश्चिमी देशों के साथ सीधा संपर्क नहीं था। ये कितनी बड़ी बात है। फिर दोबारा संपर्क किसने कराया पश्चिमी देशों के साथ हमारा? ईरान ने। तो इन्होंने आक्रमण भले ही किया लेकिन काम तो बढ़िया किया, कम से कम एक रास्ता खोला कि भाई अपने पड़ोसियों को जानो। अब सोचो तुम्हारे पड़ोस में कोई रह रहा है इतने सालों से, तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं है, कितनी बड़ी बात है। तो ईरानियों ने भारत का दरवाजा खटखटाया पहली बार इतने वर्षों के बाद कि भाई हम भी हैं तुम्हारे पड़ोस में। और वो आदमी कौन था जिसने अंदर तक प्रवेश किया ईरानी? वो दारा प्रथम था। अब इसका महत्व समझ में आया? हाँ। तो दारा प्रथम यानी कि ईरानी आक्रमण के बाद भारत का पश्चिमी देशों के साथ संपर्क पुनः आरंभ हुआ और यहाँ पर नए रास्ते निकल के आए, क्योंकि इतने वर्षों में तो रास्ते भी बदल जाते हैं ना, जलवायु परिवर्तन हो जाता है। सिंधु सभ्यता के बाद जलवायु परिवर्तन हुआ होगा कि नहीं? कितना जलवायु परिवर्तन, तो रास्ते भी बदल गए। अब यहां से जो रास्ता इन्होंने दिखाया उसी रास्ते को देख करके फिर सिकंदर आया। ये बात यहां पर समझनी है। मतलब अगर ईरानी आक्रमण नहीं होता तो शायद सिकंदर इतनी आसानी से भारत में प्रवेश नहीं कर पाते। और फिर मजेदार बात क्या है ना, मजेदार तो नहीं है तो बात दुख की कि इसी रास्ते को आधार बना करके दूसरे आक्रमणकारी भारत में समय समय पर हमला करते रहे और ये पश्चिमोत्तर प्रांत बहुत असुरक्षित हो गया भारत के लिए। उत्तर भारत की राजनीति को निरंतर चुनौती मिलती रही इसी पश्चिमोत्तर प्रांत से। शक, कुषाण, पल्लव, ये मौर्यों के बाद फिर आक्रमण हुए, फिर हूण आए इधर ही से, फिर बाद में देखो अरबी आक्रमण हुए, बिन कासिम ने किया, फिर गजनवी आया, फिर गौरी आया, फिर बाबर आया, सब इधर ही से आए। तो रास्ता तो खुल गया। तो भैया देखो, जब रास्ता खुल जाता है तो अच्छे लोग भी आते हैं और बुरे लोग भी आते हैं। तो व्यापार भी हुआ, संपर्क भी बढ़ा, हमने कुछ सीखा, उन्होंने हमसे कुछ सीखा, साथ साथ हमने हमले भी बर्दाश्त किए। सब कुछ होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है कि नहीं? अब बात थोड़ी समझ में आई, दिमाग में बैठ गई क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? तो हम इसको तो पढ़ चुके, इस पर हम बात नहीं करेंगे। आज की हमारी पूरी बात यूनानी आक्रमण पर होगी, सिकंदर पर। ठीक है, अब सिकंदर के बारे में देखते हैं। देखो यहां पर हम थोड़ा सा मैप में करने के बाद फिर कुछ लिखवाएंगे आपको, तब आपको समझाएंगे। देखो सिकंदर इस रास्ते से आया था, ये रास्ता देख रहे, ये वाला देखो, ये रहा ये, ठीक है। और फिर ये जो एरो जिधर जा रहा है ना उधर ही जाते जाओ, ये एरो यहाँ पर आ रहा है, ठीक। और उसके बाद फिर सिकंदर यहां से देखो, एरो यहां तक देखो, यहां तक आया। ये क्या है? व्यास नदी। ध्यान से तो देखो बच्चों, ये क्या है? व्यास नदी। सिकंदर व्यास नदी के पूर्व की ओर कभी नहीं बढ़ पाया। सिकंदर व्यास नदी तक आया, ये प्रश्न कई बार आया है। अब क्या कारण था? क्योंकि सिकंदर अपने आप को विश्व विजेता बनाना चाहता था और विश्व विजेता बनाने के लिए इतनी बड़ी सेना लेके आया। तो व्यास नदी के आगे क्यों नहीं बढ़ा, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन व्यास नदी तक बढ़ा। अब यहां पर जो ये छोटे छोटे क्षेत्र देख रहे हो ना, ये यहां पर ये छोटे छोटे गणराज्य थे, ये सब, ये देखो कठ, मालवा, क्षुद्रक, ठीक है। यहाँ आम्भी का राजा था। आम्भी के बारे में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएंगे कि आम्भी हमारे भारतीय इतिहास का पहला ऐसा व्यक्ति है जिसे हम विश्वासघाती कह सकते हैं, रजिस्टर्ड विश्वासघाती है। वैसे तो विश्वासघातियों की पूरा इतिहास आगे पढ़ा हुआ है, लेकिन अपने आप में जानना ये बड़ा ही दिलचस्प होगा कि भारत का पहला विश्वासघाती कौन होता है? जो कि आप दोनों, मतलब आपका अपना बना रहेगा और आपकी सारी बातें आपकी शत्रु को बता करके आपके लिए एक जाल बिछा देता है। उसको विश्वासघाती में और शत्रु के बीच में यही अंतर होता है। शत्रु जो होता है वो स्पष्ट होता है कि ये हमारा शत्रु है, हम उससे बच के रहते हैं। विश्वासघाती वो होता है जो कि आपका विश्वास भी जीतता रहेगा और घात यानी कि हमला भी कर देगा। तो वही था ये आम्भी। तो आम्भी ने क्या किया था ना, आम्भी तक्षशिला में था और इसी के आसपास था पोरस। पोरस नाम कहां से निकला? पुरु। पीछे हमने पुरु नाम बताया था ना आपको। पुरु क्या था? जनपद था ना, जो छोटे छोटे जन और जनपद होते थे, पुरु उसमें था ना। तो पुरु और बाद में भरत मिलकर के कुरु बन गए थे, ये सब पीछे बता चुके हैं हम, ठीक है। तो पुरु नाम पर पौरस नाम पड़ा, यानी कि जिस क्षेत्र का शासक था, पुरु का जो शासक था वो कौन हो गया? पोरस। और पोरस और आम्भी आपस में लड़ते थे, भारत के ही थे दोनों, यही पश्चिमोत्तर प्रांत में छोटे छोटे राज्य थे इनके, ये आपस में लड़ते थे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। इनमें पोरस बड़ा शक्तिशाली था, पोरस के पास बहुत मजबूत सेना थी। आम्भी चाहता था कि किसी तरह से पोरस को कमजोर करके पूरे क्षेत्र पर हम अपना अधिकार कर लें। हमने कल की क्लास में बताया था कि अराबेला के युद्ध में, अराबेला या अरबेला के युद्ध में
सिकंदर ने अंतिम ईरानी शासक दारा तृतीय को परास्त करके हकामनी साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत कर दिया। बताए थे ना कल, हकामनी साम्राज्य का अंत करने के बाद संपूर्ण ईरान अब किसके हाथ में आ गया? सिकंदर के हाथ में आ गया। जैसे ही सिकंदर के साम्राज्य की सीमाएं ईरान तक फैली, अब सिकंदर और भारत की सीमाएं आपस में मिलने लगी। सिकंदर और भारत की सीमाएं आपस में मिलने लगी। अब सिकंदर का एकदम सीना चौड़ा हो गया कि उसने ईरान को हरा दिया। ईरान उस समय मजबूत देश था। ईरान को परास्त करने के बाद सिकंदर का एकदम जो उसकी महत्वाकांक्षाएं थी वे बुलंद थी। सिकंदर का पिता था फिलिप द्वितीय। सिकंदर के पिता ने विश्व विजेता बनने का सपना देखा था और सिकंदर का पिता, एक कहानी ये कहती है कि बचपन में इन पिता पुत्र में आपस में बनती नहीं थी इनकी मां के कारण, क्योंकि सिकंदर अपनी मां से प्रेम करता था जबकि इसका पिता उसकी मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। इस बात से सिकंदर बहुत नाराज रहता था। जब, और सिकंदर योग्य तो था ही, टैलेंट तो था ही, लेकिन उसका पिता उसको टैलेंटेड नहीं समझता था। जब इसके पिता की मृत्यु हो गई और पिता ने सपना देखा था विश्व विजेता बनने का, कि हम विश्व विजेता, उस समय विश्व इतना बड़ा थोड़ी ना है, मालूम ही नहीं था कितना बड़ा विश्व है, थोड़ा सा है भैया, जीत लो, बन गए विश्व विजेता। तो जब सिकंदर के पिता की मृत्यु हुई तो गद्दी का दावेदार कौन हुआ? सिकंदर, मैसेडोनिया का शासक था ये। सिकंदर ने सोचा देखो गद्दी पर तो हम बैठेंगे ही, लेकिन हम कुछ ऐसा करें जिससे कि जनता ये माने कि सिकंदर अपने पिता से भी ज्यादा योग्य है। कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा करेंगे तो जनता ज्यादा सम्मान देगी और हम जनता पर अच्छे से शासन कर पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ सिकंदर ने विश्व विजेता बनने का जो उसके पिता का अधूरा सपना था उसको आगे बढ़ाने की योजना बनाई कि पिता ने सपना देखा, हम पूरा करेंगे तो दो उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, एक तो अच्छा पुत्र भी बनेगा और दूसरा पिता से ज्यादा योग्य भी बनेगा, तो जनता ज्यादा सम्मान करेगी। तो विश्व विजेता बनने का इन्होंने जो बीड़ा था वो अपने पिता का ही अधूरा काम उठाया सिकंदर ने। और जब आप विश्व विजेता बनने की बात करते सबसे पहले अपने पड़ोस को ही जीतने का प्रयास करते हैं। तो ये सिकंदर कहाँ का था? यूनान का। और यूनान का पड़ोसी देश कौन था? ईरान। और उस समय आसपास सबसे बड़ी ताकत ईरान ही थी। कहते हैं कि उस समय आसपास सबसे बड़ी सेना थी ईरान के पास। हकामनी साम्राज्य अपने समय का बड़ा मजबूत साम्राज्य था। तो इसने सोचा कि अगर हम इसको हरा देंगे तो विश्व विजेता बनने की पदवी हमको मिल जाएगी। कि इतनी शक्तिशाली सेना को हरा दिया, इसका मतलब सिकंदर में कुछ दम है। ये सोच करके इसने पूरा अपना साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया और धीरे धीरे इसने, और उस समय तक ईरानी सत्ता कमजोर पड़ने लगी थी। सबसे अंतिम शासक कौन था? दारा तृतीय। ये दारा प्रथम है, अंतिम शासक दारा तृतीय, इन्हीं के उत्तराधिकारी थे। दुर्बल हुए तो उनके समय में और पड़ोस में मजबूत शासक आ गया सिकंदर के रूप में, तो यूनान अपनी सत्ता को बचा नहीं पाया, ये ईरान अपनी सत्ता को बचा नहीं पाया और सिकंदर ने धीरे धीरे ईरान को जीता। युद्ध का नाम क्या था? क्या नाम था? अल्पना। युद्ध का नाम क्या था? ध्यान कहीं और चला गया था तुम्हारा, इसलिए तुमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कौन सा युद्ध था जिसमें सिकंदर ने हराया दारा तृतीय को? अभी बताए थे 2 मिनट पहले, अरबेला का युद्ध बताए थे ना। अरबेला के युद्ध में सिकंदर ने, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, 100% इधर ध्यान रखो, ठीक है ना। तो सिकंदर ने अरबेला के युद्ध में ईरानी शासक दारा तृतीय को हरा करके संपूर्ण ईरान पर कब्जा कर लिया। अब जैसे ही ईरान पर कब्जा किया, अब यूनान की सीमाएं भारत से मिल गई आकर के, क्योंकि ईरान भारत से मिला हुआ था। तब का भारत कहां? पाकिस्तान भी भारत का था ना, तब प्राचीन भारत की बात हो रही है उपमहाद्वीप की, तो उस समय पाकिस्तान नहीं था, भारत का ही हिस्सा था। इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप बोलते थे। अब भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाएं सीधे यूनानी देश से लग गई, क्योंकि ईरान को जीत करके यूनान ने, सिकंदर ने अपना वहां पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब सिकंदर यहीं थोड़ी बचने रुकने वाला था, क्योंकि इसको जीतने के बाद तो इसका हौसला और बुलंद था। अब इसको विश्व विजेता बनना था, और जब यहां पर बॉर्डर पर खड़े होकर के विश्व विजेता बनने का मार्ग देखेगा तो ये दिखाई पड़ेगा। देखो ये जो है ना, ये ब्लैक और ये वो क्षेत्र है जो सिकंदर ने जीत लिया था। ध्यान देना, ये भारत का ही क्षेत्र है, ये भारत का ही क्षेत्र है। सिकंदर, ये जो कंधार अराकेसिया है ना, ये भारत की सीमाओं से बाहर का है। तो यहां तक सिकंदर की सीमाएं पहुंच गई थी जब सिकंदर ने ईरान को जीता। तो सिकंदर के क्षेत्र की सीमाएं यहाँ, इधर के ये पूरा एरिया सिकंदर का था।
ठीक है, और ये भारत का था। यहां तक मगध का सीधा नियंत्रण था, लेकिन जहां मगध का नियंत्रण था वहां से लेकर के और जहां तक सिकंदर का देश था उसके बीच का क्षेत्र बहुत अव्यवस्थित था। यहां कोई राजनीतिक एकता नहीं थी, कोई एक राजा नहीं था। तो यहाँ के विखंडन की हालत को जब देखा तो सिकंदर को भारत की तरफ हमला करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। इससे सिकंदर को एक बहुत बड़ा सम्मान मिलता, क्योंकि उस समय भारत में जो मगध में राजा था उसके बारे में सुन रखा था इन्होंने कि मगध का शासक, कल हमने बताया था नंदों के बारे में, कितने संपत्तिशाली थे, कितनी बड़ी सेना थी, इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी कि भैया ये बहुत बहुत पैसा है उसके पास, और पैसा होने के साथ साथ बहुत क्रूर भी था, मतलब बुरी तरह से युद्ध करने में एकदम फेमस था नंद शासक गणानंद। सिकंदर ऐसा अवसर कैसे खोना चाहता था। जब सिकंदर ने अपने देश के बॉर्डर पर खड़े होकर पूर्व की तरफ देखा तो देखा एक समृद्ध देश जिसको अगर जीत लिया तो वास्तव में विश्व विजेता बन जाएगा। ताकत थी ही, ईरान को जीता था, मजबूत सेना भी थी। अब तो ईरान की सेना भी इनको मिल गई ना, तो एक मजबूत सेना, बुलंद हौसलों के साथ सिकंदर ने भारत विजय की योजना बनाई। अब इसी समय एक और महत्वपूर्ण बात हुई जो सिकंदर के पक्ष में हुई। क्या हुई? आम्बी और पोरस आपस में लड़ते थे। आंतरिक लड़ाई थी, खुली नहीं थी, आंतरिक थी। आम्बी चाहता था कि पोरस किसी तरह परास्त हो जाए, लेकिन आम्बी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो पोरस को परास्त कर दे। आम्बी ने संदेश भेजा सिकंदर के पास। सिकंदर तो इंतजार में था ही। क्या संदेश भेजा? आओ भारत पर हमला करो, पोरस को हरा दो और हम तुम्हारी सहायता करेंगे। ये संदेश किसने भेजा? अब अमेरिका में तुमको कोई कहे कि आओ यहां, तुम पहली बार अमेरिका जा रहे हो, पर तुम्हारे लिए कोई वहां व्यवस्था कर दे तो तुम्हारे लिए वहां रहना खाना सब आसान हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसी ही व्यवस्था आम्भी ने कर दी सिकंदर के लिए। अब तो सिकंदर तो पहले से ही भैया मुंह मांगा, उसको मुंह मांगी मुराद मिल गई, यही तो सोचे बैठा था। अब सिकंदर को जब आम्भी की तरफ से यह संदेश मिला, इसलिए तुमने कहा ना पहला विश्वासघाती, पोरस को नहीं पता है विश्वासघात किया इसने। इन्हें ये नहीं मालूम था कि जब बिखरता है, बाहरी कोई हमला करता है तो आप सभी कमजोर होते। जब सिकंदर आया, जब सिकंदर ने यहां से रास्ता अंदर तय किया तो यहां पर छोटे छोटे जैसे जनजाति थे, आदिवासी समुदाय थे, ये सिकंदर का सामना बहुत देर तक नहीं कर पाए, इनको आसानी से सिकंदर ने हरा दिया। उसके बाद सिकंदर आगे बढ़ा। अभी इन चीजों को हम लिखवाएंगे, लेक्चर समझ लो फिर लिखेंगे तो समझ में आएगा। जब सिकंदर और आगे बढ़ा तो वहीं उसको आम्भी मिला अपने वादे के अनुरूप, सेना लेकर के, अपनी खाने पीने का साधन, घोड़े आदि लेकर के, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन था, सिकंदर की सेना थक चुकी थी, आराम चाहिए था। तो बढ़िया टेंट वेंट लगाया, जैसे बारात आती है तो मेजबान करता है ना, तो वैसे ही सिकंदर की बारात के लिए बहुत बढ़िया इन्होंने विश्राम का स्थान की बनाया, खाने पीने का इंतजाम किया, घोड़े वोड़े सब दिए आम्भी ने। बड़ा खुश हो गया सिकंदर, तो ये तो बढ़िया मिला हमको भारत में विश्वासघाती। अब सिकंदर की सेना खा पी करके आराम करके रिचार्ज होके बताओ क्या करना है। और सिकंदर एक योग्य सेनापति तो था ही, और सहयोग मिल गया अवसर। जब किस्मत आपका साथ देती तो सारी चीजें कितनी आसान हो जाती है, नहीं तो परदेश में कौन किसको पूछता है। उसके बाद जब सिकंदर ने आगे योजना बनाई जिसमें कि आम्भी ने उसका साथ दिया, वैसे तो छोटे मोटे कई संघर्ष हुए, हम सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष की बात करते हैं, और वह था कौन सा? झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच में ये जो युद्ध हुआ, वितस्ता का युद्ध, ये युद्ध बहुत निर्णायक था। और वादे के अनुरूप आम्भी ने इस युद्ध में उसका सिकंदर का साथ दिया। पोरस बहुत वीरता के साथ लड़ा, हार नहीं मानी। सिकंदर ने कहा या तो सरेंडर कर दो जीवित बचना है तो, आत्मसमर्पण कर दो जिंदा छोड़ देंगे। पोरस बोला नहीं, मैं युद्ध करूंगा। तो पहला वीर इसको हम कहते हैं, एक साथ एक, पहला विश्वासघाती और पहला वीर, जिसने इससे पहले जितने भी ये थे सबने सरेंडर कर दिया सिकंदर के सामने। पोरस ने कहा हम सरेंडर नहीं करेंगे, बड़ा विशाल लंबा चौड़ा व्यक्ति एकदम, इसने कहा हम लड़ेंगे। सिकंदर की विशाल सेना के साथ लड़ने का साहस, ये अपने आप में कितनी बड़ी वीरता का प्रमाण है। उसने कहा नहीं, स्वाभिमान के साथ लड़ते हुए मृत्यु पाना ज्यादा अच्छा है। और इसने युद्ध का फैसला लिया, भयंकर युद्ध हुआ दोनों में।
युद्ध के बाद क्योंकि आंभी की सेना भी उसके साथ थी, वास्तव में इस युद्ध में षड्यंत्र किया सिकंदर ने। जब नदी का पानी बढ़ा, उसी का लाभ उठा करके अचानक सिकंदर की सेना ने वार किया, जिसके लिए पोरस की सेना तैयार नहीं थी, क्योंकि युद्ध अवसर देख करके होता है, सेनाएं आमने सामने पड़ी हुई है तो मौका देख करके युद्ध होता है ना। अब नदी का पानी बढ़ा हुआ है, अचानक दुश्मन की सेना ने हमला कर दिया, इधर वो तैयार नहीं था, तो उनकी तो बढ़त बनी जाएगी ना युद्ध पर। अब इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के दौरान पोरस बहुत वीरता से लड़ा, लेकिन घायल हो गया। घायल हो गया, बहुत प्रयासों के बाद भी बंदी बना लिया गया सिकंदर के द्वारा। जब उसको बंदी बना लिया गया, सामने लाया गया सिकंदर के, सिकंदर उसकी वीरता से प्रभावित था। एक वीर दूसरे वीर की जानता है ना, एक योद्धा था सिकंदर भी, तो दूसरे योद्धा, जैसे हम बोलते हैं ना, मैच बहुत बढ़िया खेला, भले पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच होता है, अंदर से तो उम्मीद करते हैं हमारा देश जीते, लेकिन पाकिस्तान जब अच्छा खेलते हैं तो उनकी तारीफ तो हम नहीं करते, पर बाद में जब हमारा देश जीत जाता है तब हम कहते हैं पाकिस्तानी भी अच्छा खेले, कहते हैं ना, पाकिस्तानी भी अच्छा खेले। तो वैसे ही पोरस भले ही दुश्मन था सिकंदर का, लेकिन उसने जिस वीरता और साहस के साथ वो लड़ा है, सिकंदर के मन में उसके लिए सम्मान तो पहले से ही था। जब उसको लाया गया पोरस को, तो ये नहीं कि सर झुका करके, पूरे शरीर पर घाव थे पोरस के, और घायल अवस्था में जब बंदी बना करके, हाथ बंधे हुए हैं, सैनिक पकड़े हुए हैं, और सिकंदर के सामने जब खड़ा हुआ, जहां के स्पष्ट था कि मृत्यु ही मिलेगी, वहां भी सर ऊंचा करके जब पोरस खड़ा, सिकंदर पूछता है, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, ऐसा ही कुछ प्रश्न किया। लगता है ये गाना यहीं से निकल के आया होगा। उसके बाद जब पोरस से ये प्रश्न किया, कोई दूसरा व्यक्ति होता तो भय के वजह से कांपने लगता, लेकिन पोरस ने सर उठा करके सिकंदर की आंखों में आंखें डाल के कहा कि मेरे साथ वही व्यवहार किया जाए जो एक वीर योद्धा दूसरे वीर योद्धा के साथ करता है। क्या बेहतरीन जवाब था। मतलब ये सब पढ़ते हुए एकदम रग रग में जो एक राष्ट्रीयता की भावना है, अच्छा लगता है। इसलिए हम कहते हैं इतिहास घटना नहीं है, इतिहास वो जीवंत विषय है जो जिया है, हमारे पूर्वजों ने जिया है। उसको जब आप महसूस करेंगे तो आपके अंदर वही भाव आएंगे, हार और जीत, पराजय, पतन, उत्थान, एक पूरा घटनाक्रम आप अपने भारत को जानोगे इसको पढ़ने के बाद। जब पोरस ने इस प्रकार से कहा कि वही व्यवहार मेरे साथ हो जो एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है, क्या किया होगा इसके बाद सिकंदर ने? सिकंदर इतना प्रभावित हुआ उसकी वीरता और उसके शौर्य से कि मृत्यु का भय नहीं। अरे ज्यादा से ज्यादा मार ही तो दोगे, उसके बाद क्या कर लोगे? मृत्यु से भी ऊपर कुछ सजा है क्या? सिकंदर एकदम प्रभावित हुआ और उसके सम्मान में पहले तो कहा इसको खोलो, सारी बेड़ियां उसकी खोली गई, मित्रता की उससे, और उसके जीते हुए उसके जो क्षेत्र थे जिनको सिकंदर ने जीता था वो लौटा दिए। और इतना ही नहीं, आसपास जो भी जीता था जो अलग अलग क्षेत्रों से, वो भी पोरस को दे दिया। सोचो, मतलब क्या एक सम्मान होता है एक वीर का दूसरे वीर के लिए, कि सिकंदर ने पोरस के सामने मतलब पोरस के उस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के पोरस का भी जीता हुआ राज्य लौटा दिया, बाकी जो जीते हुए क्षेत्र थे वो भी लौटा दिया। आम भी देखता रह गया ये क्या हो रहा है, आम्बी को भी मिला, जो दूसरे छोटे मोटे क्षेत्र थे वो आम्बी को मिला। कुल मिलाकर के सिकंदर ने जो छोटे छोटे राज्य और जनजातीय प्रदेश थे उनको जीत करके आम्बी और पौरुष को दे दिया। तो इससे कम से कम यहां पर एक जो विखंडन था वो समाप्त हुआ, एकीकरण हुआ। ये सिकंदर का योगदान था, एकीकरण हुआ, है ना। पौरुष का राज्य और बड़ा हो गया, एकीकरण हुआ। उसके बाद सिकंदर ने कहा भाई अब आगे बढ़ो, हमको तो विश्व विजेता बनना है। अब यहाँ का समाज और यहाँ का राजा लगभग सिकंदर के साथ था। आगे के अभियान में पौरुष ने और आम्बी ने सहायता देने का वादा किया, लेकिन तब तक सिकंदर की सेना बुरी तरह से थक चुकी। सिकंदर की सेना ने कहा हमारा सेनापति पागल हो गया है, अब हम आगे इसकी बात नहीं मानेंगे। सिकंदर ने प्रयास किया फिर से, जैसे कमांडर होते हैं, कभी आर्मी के कमांडर को देखो तो वो अपनी सेना में जोश भरने के लिए कैसे एकदम जोश भरी बातें करता है, ऐसे ही जोश भरे भाषण जो है सिकंदर ने दिए, लेकिन अब इनका जोश कुछ काम नहीं दिया। सिकंदर की सेना ने कहा देखो भाई, हम महीनों हो गए अपने परिवार से दूर हैं, हमको अपने बाल बच्चों की बहुत याद आ रही है,
हम थक चुके हैं, इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं यहाँ पर, लड़ते लड़ते थक चुके हैं, अब अपना विजय अभियान बंद करो, हमको आगे नहीं जाना। तो एक तो सिकंदर की सेना थक चुकी थी, इसलिए उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। दूसरा एक और कारण था, सिकंदर की सेना ने एक तो यहां के राजाओं का भी शौर्य देख लिया था कि जितना आसान समझते थे उतना आसान है नहीं इनको जीतना, और उस पर भी ये सुन रखा था कि मगध में एक राजा और बैठा हुआ है वो तो बहुत ही क्रूर है भाई, उधर जाने के बारे में सोचना भी मत। देखो क्रूरता काम आई ना, अगर गणानंद कमजोर होता तो हमला कर देते आगे सैनिक। उन्होंने कहा कि वो बहुत धनवान है, उसके पास बहुत, देखो नंदों के जितने भी पूर्वज थे वे सब महाकंजूस थे और भारी भारी टैक्स लगा करके जनता से बहुत धन पैसा उन्होंने जोड़ के रखा था, सोने चांदी पैसे खूब घाटियों में, नदियों में, पहाड़ियों में छुपा छुपा के रखे थे। तो उनके पास एक बड़ी सेना थी, नंदों के पास बहुत पैसा था और ऊपर से क्रूर भयंकर था। ऐसे भयंकर राजा के राज्य में कौन हमला करने के बारे में सोचेगा, मरना थोड़ी ना है, जिसके पास दया नाम की चीज ना हो, है ना। दया नाम की चीज नहीं है, ये तो आगे पता ही चलेगा जब कौटिल्य जाएंगे उसके दरबार में, तो कौटिल्य के साथ कैसा व्यवहार करता है गणानंद। तो भाई सिकंदर की सेना ने कहा अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब वास्तव में सिकंदर को ना बड़ी शर्मनाक समय देखना पड़ा, जिन क्षेत्रों को उन्होंने आंधी के सामने, पौरुष के सामने, क्षेत्रीय राज्यों के सामने, सिकंदर की सेना कह रही है कि अब हम थक चुके हैं, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बेइज्जती किसकी हो रही है, सिकंदर की तो हो रही है ना। सिकंदर ने कहा और बेइज्जती कराने से अच्छा यहीं से वापस हो लो, और सिकंदर इसी मार्ग से फिर वापस आए। देखो ये ब्यास नदी है, वो अंतिम पॉइंट है जहां पर सिकंदर पहुंचा है। इसके बाद सिकंदर आगे नहीं बढ़ा और इसके आगे फिर सिकंदर ने वापसी की योजना बना ली। ये वापसी का है, ठीक है, ये भारत में आने वाला मार्ग है और ये भारत से बाहर जाने वाले मार्ग है, और यहीं से फिर सिकंदर, ये तो मगध का था, वापस जाने वाला मार्ग देखो ये ब्यास है ना, तो ब्यास से ऐसे होते हुए, मैं आपको ध्यान से समझो, ये सिकंदर के वापस जाने का रास्ता है। ये पाटल है, महत्वपूर्ण क्षेत्र था, यहां से वापस गया और ये पहुंच गया अपने घर, और 3 साल बाद मृत्यु हो गई। 3 साल, 323 ईसा पूर्व में ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद क्या हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे। अब जितना आपने सुना है उनको लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें सुनना बहुत जरूरी है। इतिहास में लिखते तो बहुत हैं बच्चे, लेकिन जब तक आप उस लिखे हुए को अपने लेक्चर के साथ नहीं जोड़ोगे वो याद, क्योंकि कहानियां हमें याद रहती हैं। अक्सर ऐसा होता है, बच्चे बताते हैं कि जब वो लेक्चर सुनते हैं और फिर उसको लिखते हैं तो उनको अच्छे से, क्योंकि सुनी हुई बात दिमाग में बैठ जाती, देख लिया तो पिक्चर बैठ गई दिमाग में। सिकंदर की फोटो भी दिखा देंगे, बड़ा स्मार्ट, बढ़िया, हैंडसम था, है ना। उसके बाद फिर जब आप उसको, उस लिखे हुए नोट्स को जब पढ़ते हो और फिर लेक्चर को सुनते हो, फिर भूलते नहीं हो, और जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो वो घटनाएं याद आ जाती हैं और अपना काम बन जाता है। ठीक है, अब लिखो चलो। ईरान के हकामनी साम्राज्य, ईरान के, लिखो, अरे हेडिंग तो पहले ही हमने बताया, ये सिकंदर का आक्रमण या यूनानी आक्रमण। कल शुरू किए थे ना प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, तो कल ईरानी पूरा कर दिए थे, आज यूनानी आक्रमण या सिकंदर का आक्रमण। तुमको समझ में आ रहा है, पहला दिन है तुम्हारा तो आज स्पष्ट होना चाहिए। कुछ भी ना समझ में आए संकोच नहीं करना, पूछना आराम से, समय का इसमें कोई पाबंदी नहीं है, और 2 महीने आगे कोर्स बढ़ जाएगा, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, हकामनी साम्राज्य, हकामनी साम्राज्य को समाप्त करने के बाद, हकामनी साम्राज्य को समाप्त करने के बाद सिकंदर के राज्य की सीमाएं, सिकंदर के राज्य की सीमाएं भारतीय सीमाओं, सिकंदर के राज्य की सीमाएं भारतीय सीमाओं के समीप आ गई, भारतीय सीमाओं के समीप आ गई, भारतीय सीमाओं के समीप आ गई। अतः ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत को, अतः ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत को, ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत को सिकंदर के नेतृत्व में, भारत को सिकंदर के नेतृत्व में यूनानी आक्रमण का सामना करना पड़ा।
यूनानी आक्रमण का सामना। ये ईरान और यूनान नाम में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत ध्यान से समझना। कल हम बताए थे ईरान को ही पर्शिया कहते हैं, है ना, और यूनान को क्या कहते हैं, ग्रीस। ये नाम सुनते हैं ना, तो इनको सिमिलरिटी बिठा लेना आप, ये ना सोचना कि ये दूसरे कोई देश हैं, ठीक है। यूनानी आक्रमण का सामना करना पड़ा, किसके नेतृत्व में, सिकंदर के नेतृत्व में, ठीक है। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। सिकंदर मकदूनिया का शासक था, मकदूनिया का शासक था। भारत विजय अभियान के अंतर्गत, भारत विजय अभियान के अंतर्गत सिकंदर ने, भारत विजय अभियान के अंतर्गत सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में बल्ख, बल्ख यहां पर हम लिख रहे हैं, समझना, बल्ख, बल्ख ब्रैकेट में लिखो, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। तारीख क्या लिखी है, 326 ईसा पूर्व में बल्ख या बैक्टीरिया को जीतने के बाद, इसीलिए यही तारीख उसकी भारत पर आक्रमण की तारीख मानी जाती है, ठीक है। को जीतने के बाद काबुल होते हुए, काबुल होते हुए, काबुल होते हुए हिंद कुश पर्वत को पार कर भारत पर हमला किया। हिंद कुश पर्वत को पार कर भारत पर हमला या आक्रमण किया। हिंद कुश पर्वत को पार करते हुए भारत पर हमला किया। सिंधु नदी पार करने के बाद, सिंधु नदी पार करने के बाद, सिंधु नदी पार करने के बाद तक्षशिला के शासक, तक्षशिला के शासक आम भी, ये लिखा हुआ है, तक्षशिला के शासक आम भी ने, तक्षशिला के शासक आम भी ने सिकंदर की सहायता की, सिकंदर की सहायता की, क्योंकि आम भी, सिकंदर की सहायता की क्योंकि आम भी अपने प्रतिद्वंदी, क्योंकि आम भी अपने प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी समझते ना, जिनके साथ प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे आपकी प्रतिद्वंदी वो हैं, पर ऐसा नहीं मानना है, प्रतिद्वंदी नहीं, सहयोगी होना चाहिए, है ना। प्रतिद्वंदी पोरस को, पोरस की शक्ति के विरुद्ध आम भी अपने प्रतिद्वंदी पोरस की शक्ति के विरुद्ध, पोरस की शक्ति के विरुद्ध सिकंदर की शक्ति का प्रयोग करना चाहता था। सिकंदर की शक्ति का प्रयोग करना चाहता था, चाहता था। आम्ही एवं पोरस के मध्य शत्रुता की पुष्टि, आम्ही एवं पोरस के मध्य शत्रुता की पुष्टि, शत्रुता की पुष्टि कर्टियस एवं एरियन के लेखों से भी होती है। ये लेखक हैं, नाम यहां पर हम लिख रहे हैं, कर्टियस, कर्टियस एवं एरियन, एरियन के लेखों से भी होती है। कर्टियस एवं एरियन के लेखों से भी होती है। किस बात की पुष्टि होती है? इस बात की पुष्टि होती है कि आम्ही और पोरस में आपस में शत्रुता थी,
ठीक है, इस बात की पुष्टि इनके लेखों से भी होती है। और ये भी पता चलता है कि फिर सिकंदर की इसने सहायता की, तो स्पष्ट हो गया ना कि आम्बी ने विश्वासघात किया। ठीक है, पुष्टि लेखों से हो जाती है। अतः इनकी परस्पर परस्पर शत्रुता ने भारत में सिकंदर का मार्ग आसान बना दिया। भारत में सिकंदर का मार्ग या सिकंदर का कार्य आसान बना दिया। आम्भी का सहयोग प्राप्त करने के बाद अब भाई जब आम्भी ने समर्पण कर दिया तो जो छोटे छोटे जनजातीय गणराज्य टाइप के थे वो तो क्या ही लड़ पाएंगे सिकंदर के सामने। यानी कि पोरस के सामने आने से पहले सिकंदर ने पहले भारत के ही लोगों को अपने पक्ष में लिया, कुछ को अपने बाहुबल से लिया, कुछ ने अपनी डर के मारे और कुछ ने षड्यंत्र के कारण समर्पण कर दिया। तो जब सिकंदर ने पोरस का सामना किया है तब तक सिकंदर के पास भारत के भी काफी लोगों का सहयोग प्राप्त हो चुका था सिकंदर को। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा आपने? आम्बी का सहयोग प्राप्त करने के बाद सिकंदर ने झेलम एवं चेनाब नदी के मध्य झेलम एवं चेनाब, देखो ध्यान से देखो, ये है झेलम, ब्लैक मार्क से बताएं यहां पर, ये है झेलम और ये है चेनाब। ठीक है, इन दोनों के बीच के क्षेत्र में राजा कौन था? पोरस। ठीक है, यहां पर पोरस था। तो आम्बी कहां पर था? यहां तक्षशिला था। अभी तक्षशिला दिखाई दे रहा है किसी को? हाँ, कहां दिखाई दे रहा है बताओ? तक्षशिला ही दिखाई पड़ जाए तो हमने बताएं, ये रहा। देखो भाई, ये तक्षशिला है, यहां पर कौन था? आम्भी। और झेलम और चेनाब के बीच में कौन था? झेलम और चेनाब बताए ना, पोरस। तो पोरस और आम्भी के राज्य काफी पास पास थे, छोटी सी जगह थी, तो आपस में शत्रुता तो होगी ही। जैसे पीछे हम देख चुके हैं कि मगध और काशी के बीच में, मगध और कौशल के बीच में काशी को लेकर के, तो ऐसे ही शत्रुता इनके बीच में थी यहाँ पर। तो यहाँ पर आम्भी ने इसकी सहायता की और लगभग ये पूरा क्षेत्र जब सिकंदर के साथ हो लिया, आम्भी हो लिया, छोटे छोटे राज्य हो लिए, उसके बाद फिर ये आगे बढ़े, सिकंदर आगे बढ़ा अपनी सेना लेकर के आम्भी के साथ। और वहां उसका सामना किससे हुआ? झेलम और चेनाब नदियों के राजा पोरस के साथ हुआ। ठीक है, अब आगे क्या होता है लिखिए। झेलम एवं चेनाब नदी के मध्य के शासक पोरस, सेंटेंस ठीक से बना लेना। क्या बोला था बताओ, तुम सेंटेंस बना के बताएं, कहां छोड़ा था? कौन? चेनाब अकेली नहीं है, चेनाब एवं झेलम नदी के मध्य स्थित क्षेत्र का शासक पोरस से आत्मसमर्पण की मांग की। किसने? सिकंदर ने आत्मसमर्पण की मांग की, किंतु पोरस जैसे स्वाभिमानी शासक ने सिकंदर के साथ युद्ध करने का फैसला किया। और क्या कहता है पोरस? जब पोरस के सामने सिकंदर का दूत आया ना कि भाई तुम आत्मसमर्पण कर दो, हमारे सेनापति ने यानी कि सिकंदर ने संदेश भेजा है तुम्हारे लिए। तो पोरस ने संदेश भेजा उनके दूत से ही उनके लिए कि जाओ अपने सेनापति से कह देना कि उनके दर्शन हम करना चाहते हैं, लेकिन उनके दर्शन हम समर्पण के समय नहीं, युद्ध के मैदान में, रण क्षेत्र में हम सिकंदर का सामना या दर्शन करने के अभिलाषी हैं। इस सूचना के साथ पोरस ने
संदेश जो है भेजा, और यह सिकंदर को सीधे चुनौती थी। एक प्रकार से पोरस उसको चुनौती दे रहा था कि आओ तुम्हारे बाहुबल में दम हो तो युद्ध करो, फिर बात करेंगे, है ना। चलो, पोरस एवं सिकंदर की सेनाएं, पोरस एवं सिकंदर की सेनाएं, पोरस एवं सिकंदर की सेनाएं झेलम नदी के पूर्वी, अब बहुत से ध्यान से समझना, यह है झेलम नदी। झेलम नदी के पूर्व में थी पोरस की सेना और झेलम नदी के पश्चिम में थी सिकंदर की सेना। ये झेलम नदी है यहाँ पर। झेलम नदी के पूर्व में कौन थी? पोरस की सेना है, और पश्चिम में, क्योंकि सिकंदर इधर से आ रहा था ना, तो सिकंदर इधर से आ रहा है तो नदी के इधर ही तो रहेगा, और पोरस इधर से था, तो पोरस और सिकंदर की सेनाएं झेलम नदी के पूर्व और पश्चिम में स्थापित हो गई, यानी कि वहां उन्होंने अपना डेरा डाल दिया युद्ध के लिए, ठीक है। और झेलम नदी 12 महीने पानी से भरी रहती है, एकदम 12मासी नदी है ये, पानी का जल प्रवाह काफी ज्यादा रहता है, बारिश के समय और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर आ गई सेनाएं, पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर आ गई किंतु नदी के प्रवाह के कारण, दोनों की सेनाएं अवसर की प्रतीक्षा करने लगी, दोनों की सेनाएं अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। सिकंदर ने धोखे से अचानक नदी पार करके पोरस पर आक्रमण कर दिया, नदी पार करके पोरस पर आक्रमण कर दिया, जिसके लिए पोरस एवं उसकी सेनाएं तैयार नहीं थी। भाई युद्ध की तैयारी करनी पड़ती है ना, जिसके लिए पोरस एवं उसकी सेनाएं तैयार नहीं थी। यद्यपि पोरस की सेना विशाल थी, जिसमें गज सेना मतलब हाथियों की सेना महत्वपूर्ण थी, जिसमें गज सेना महत्वपूर्ण थी, किंतु सिकंदर के घुड़सवारों के सामने, सिकंदर के घोड़े विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ जाते हैं, हाथी नहीं बढ़ पाता। और क्योंकि बारिश हो गई थी तो दलदली जमीन में हाथी कैसे आगे बढ़ता, हाथी विशाल होता है, उल्टा पड़ जाए लौट जाए तो अपनी ही सेना को कुचल देता है, जबकि घोड़ा आगे की तरफ ही जाएगा, है ना। तो हमेशा आप देखोगे, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच का तराइन का युद्ध हो, तराइन का दूसरा युद्ध हो, या आगे बाबर का युद्ध रहा हो जो कि इब्राहिम लोदी के साथ हुआ, इन सभी में ये जो तुर्क और मंगोल थे, इनको जो बढ़त मिली वो इसी कारण से, क्योंकि इनकी सेना संख्या में तो कम होती थी, लेकिन इनका जो लड़ने का तरीका था, मतलब बहुत तेज तर्रार जो इनके पास घुड़सवार थे, वो इनकी वजह का बहुत बड़ा कारण बनते थे। और प्राचीन भारत में गज सेना बहुत महत्वपूर्ण होती थी। भाई जो जिसके पास ज्यादा संख्या होगी उसी का तो इस्तेमाल करेगा, है ना। तो यहाँ पर पोरस की संख्या सैन्य बल ज्यादा होने के बावजूद जो सिकंदर था उसकी सेना को बढ़त यहाँ पर मिलने लगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा आपने? सिकंदर के घुड़सवार सेना के सामने पर्याप्त नहीं थी, दलदली भूमि के कारण पोरस की सेना के विशालकाय हाथी, दलदली भूमि के कारण, इस पर एक फिल्म बनी है बहुत बढ़िया इस टॉपिक पर, दलदली भूमि के। हिस्टोरिकल मूवी देखा करो तुम लोग, हिस्टोरिकल मूवी देखो तो इतिहास बढ़िया समझ, लेकिन उस पर आंख मूंद करके भरोसा मत करना, पहले इतिहास पढ़ लो तब फिल्म देखो, नहीं तो क्या से क्या हो जाएगा, उसी को सही समझ बैठोगे। जैसे आज तक यही सही समझ रहे हो कि अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई था, है ना। और जिन बच्चों ने, देखो इनको नहीं पता है क्योंकि आज पहले दिन क्लास में आई है, ये कहेंगे मैडम तो झूठ बोल रही है, यही तो सही है। नहीं, तुमने फिल्म पहले देखनी ना, इतिहास बाद में पढ़ रही हो,
अगर इतिहास पहले पढ़ी होती तो जानती कि उनकी पत्नी का नाम जोधा बाई नहीं हरखा बाई था। समझ गए ना। अब फिल्म वालों ने दिखा दिया जोधा अकबर, तो जोधा हरखा कैसे करें हम, जोधा अकबर ही रहेगा। इसलिए पहले इतिहास पढ़ो फिर पिक्चर देखो, फिल्म देखो, तब सही समझ पाओगे। समझ रहे हो ना। हाँ चलो आगे क्या लिखा। पोरस के विशालकाय हाथी विशालकाय हाथी टिक नहीं सके, अतः युद्ध का परिणाम सिकंदर के पक्ष में हो गया। अतः युद्ध का परिणाम सिकंदर के पक्ष में हो गया। और ये बताया गया है कि जो पोरस था ना 6.5 फुट लंबा था, 6.5 फुट लंबा चौड़ा आदमी, मतलब विशाल काय शरीर। पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के समक्ष लाया गया। पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के समक्ष लाया गया। समक्ष लाया गया। और देखो यहां भी हारने के बाद भी जब जब सिकंदर के सामने लाया गया है पोरस को, उससे पहले सिकंदर ने आंधी से संदेश भेजा दूसरे दूत से कि अब समर्पण कर दो। उसने कहा समर्पण नहीं करेंगे। तब बुलाया सामने के बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। मतलब समर्पण, पराजय हुई, सेना तितर बितर हो गई, लेकिन बंदे ने आत्मसमर्पण नहीं किया। आत्मसमर्पण अलग चीज होती है। यहां पर एक तरह से सिकंदर ने आत्मसमर्पण किया है देखा जाए तो। वो अपनी बात से हटा ना, कि उसने कहा कि नहीं भैया अब हम तुमसे युद्ध नहीं कर पाएंगे, तुम अपना सब ले लो। तो हारने के बाद भी जीत हुई। पोरस युद्ध हार करके भी युद्ध जीत गया, और सिकंदर जीतने के बाद भी हार गया। कितनी प्रेरणादायी कहानी है ये। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर द्वारा पोरस से यह प्रश्न किए जाने पर, सिकंदर द्वारा पोरस से यह प्रश्न किया गया, ऐसे लिखो, सिकंदर द्वारा पोरस से यह प्रश्न किया गया कि उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, कि उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। ये टॉपिक अभी चलेगा, ये अभी कल भी, क्योंकि अभी तो हमारा लेक्चर हुआ है ना, अभी आगे हम लिखेंगे, इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं, फैक्ट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये कल कंप्लीट होगा ये टॉपिक हमारा। इसके जवाब में सिकंदर कहता है कि, इसके जवाब में सिकंदर कहता है कि सॉरी, इसके जवाब में पोरस कहता है कि जैसा व्यवहार एक वीर योद्धा दूसरे वीर योद्धा के साथ करता है, जैसा व्यवहार एक वीर योद्धा दूसरे वीर योद्धा के साथ करता है। बुरी तरह से घायल पोरस के मुख से, बुरी तरह से घायल पोरस के मुख से इस प्रकार की वीरतापूर्ण वाक्य सुनने के बाद, घायल पोरस के मुख से इस प्रकार की वीरतापूर्ण बातें सुनने के बाद सिकंदर अत्यधिक प्रभावित हुआ। सिकंदर अत्यधिक प्रभावित हुआ तथा सिकंदर ने पोरस के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा। सिकंदर ने पोरस के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा, मित्रता का प्रस्ताव रखा। पोरस के जीते हुए प्रदेश, पोरस के जीते हुए प्रदेशों के अतिरिक्त, जीते गए प्रदेशों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र भी पौरुष को दे दिया गया, अन्य क्षेत्र भी पौरुष को दे दिया गया, अन्य क्षेत्र भी पौरुष को दे दिया गया। सिकंदर एवं पौरुष के मध्य के इस युद्ध को
सिकंदर एवं पौरुष के मध्य के, पौरुष या पोरस, पोरस ज्यादा सुनते होंगे, के मध्य के इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध, अब इस मैप की आवश्यकता नहीं है, वितस्ता का युद्ध, ये वाला पेन कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वितस्ता का युद्ध एवं वितस्ता का युद्ध एवं हाइडे स्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। हाइडे स्पीज, हाइडे स्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। समय क्या है? 326 ईसा पूर्व। वितस्ता क्यों कहते हैं? झेलम नदी के किनारे हुआ था और झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता, ठीक है। हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध के बाद सिकंदर ने, इस युद्ध के बाद सिकंदर ने पोरस की सहायता से चेनाब एवं रावी नदियों के मध्य स्थित छोटे छोटे प्रदेशों को जीतकर पोरस के राज्य में मिला दिया। जिससे इस क्षेत्र में विखंडन की समस्या का समाधान हुआ। एक प्रकार से सिकंदर ने क्या किया, यहां पर एक संगठन बना दिया, जोड़ दिया सभी छोटे छोटे क्षेत्रों को आपस में। इसके पश्चात सिकंदर व्यास नदी के तट पर पहुंचा। किंतु सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से पूर्व की ओर जाने से मना कर दिया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे पूर्व की ओर जाने से मना कर दिया। इसके अनेक कारण बताए गए हैं, किंतु महत्वपूर्ण कारणों में सिकंदर की सेना की थकान एवं मगध साम्राज्य के बारे में उनका भय सबसे महत्वपूर्ण था। मगध शासक के बारे में, शासक लिखिए, मगध शासक के बारे में उनका भय सबसे महत्वपूर्ण कारण थे। अतः निराश होकर सिकंदर ने वापस जाने का निर्णय लिया। सिकंदर ने स्मृति के रूप में, स्मृति मतलब यादगार, सिकंदर ने स्मृति के रूप में अपने जीते गए प्रदेशों के प्रतीक चिन्ह के रूप में 12 विशाल वेदिकाएं बनवाई। वेदिकाएं एक प्रकार के प्रतीक चिन्ह है। वैसे तो वेदिकाओं का संदर्भ यज्ञ आदि से लगाया जाता है, जिसमें यज्ञ हवन किए जाते हैं, वेदिकाएं
चबूतरे टाइप के, लेकिन यहाँ पर इसका तात्पर्य स्मृति से है, यादगार, जैसे किसी की स्मृति बनानी होती है, कोई यादगार चिन्ह है ना, तो पाषाण खंड लगा देते हैं वहां पर। तो इसने वेदिकाएं, यहाँ पर 12 वेदिकाएं बनवाई। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की, बहुत पूछा जाता है ये। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। पहला है निकैया, लिखा हुआ है बोर्ड पर, निकैया, और दूसरा है बऊके फला। ये बऊके फला जो है, ये इसके घोड़े के नाम पर था, क्योंकि इसका बड़ा प्रिय घोड़ा था जिसका नाम बऊके फला था। तो जहां पर ये मर गया इसका घोड़ा सिकंदर का, उसी स्थान पर उसकी याद में इसने बऊके फला नगर की स्थापना की। ठीक है, 2 नगरों की स्थापना की, एक निकैया और दूसरा बऊके फला। तो ये बताना चाहता था ना कि सिकंदर एक यूनानी आक्रमणकारी यहाँ पर आया, उसने इन प्रदेशों को जीता, फिर स्मृति यादगार के रूप में अपना ये निशानी यहाँ पर छोड़ करके ये गया। आगे चलते हैं, अभी कल तो पूरा होगा, लेकिन एक पॉइंट पर आकर के आपको छोड़ें। व्यास एवं झेलम नदी के मध्य का संपूर्ण क्षेत्र, व्यास एवं झेलम नदी के मध्य का संपूर्ण क्षेत्र पोरस के अधिकार में, संपूर्ण क्षेत्र पोरस के अधिकार में, जबकि झेलम का पश्चिमी क्षेत्र आंभी को सौंपकर, झेलम का पश्चिमी क्षेत्र आंभी को सौंपकर एवं अन्य सभी जीते गए प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर, सेनापति फिलिप को, यानी कि अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर 3 उसने यहाँ पर विभाजन कर दिए। एक तो पोरस का क्षेत्र जहां पर था उसी में और नए क्षेत्र जोड़ दिए, पोरस को सौंप दिया, आंभी को सौंप दिया, आंभी के साथ भी यही था, झेलम का पश्चिमी क्षेत्र इनको सौंप दिया, और बाकी का जो भी क्षेत्र उसने जीता था सिकंदर ने, वो अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर सिकंदर वापस चला गया। सिकंदर वापस चला गया। भारत में सिकंदर की अंतिम विजय वापसी के समय किया है ये इसने। भारत में सिकंदर की अंतिम विजय 325 ईसा पूर्व में पाटल में थी। पाटल मैप में हमने बताया था आपको, पॉइंट किया था पाटल। अंतिम विजय 325 ईसा पूर्व में पाटल में थी। ये वापस जाते समय, जब ये वापस जा रहा है ना, तो पाटल बीच में पड़ा है, तो वहां पर विरोध हुआ इसके विरुद्ध, तो उसको भी इसने जीत लिया। पाटल में थी 325 ईसा पूर्व में। जेड्रोसिया के रेगिस्तानी मार्ग से होता हुआ सिकंदर बेबीलोन पहुंचा। अब सोचो कितना थकान भरा इसका ये पूरा अभियान था, बेहद थक चुका था। ठीक है, कुछ खास फायदा नहीं हुआ सिकंदर को इससे। क्या लेके गया भैया, विश्व विजेता बनने आए थे, हमें तो नहीं लगता कि विश्व विजेता, हाँ वीरता जरूर दिखाई सिकंदर ने एक नए देश में जाकर के, अपने देश के लिए तो महान था ही। हमारे देश के इतिहास में सिकंदर के साथ महान शब्द लगता है, अशोक के साथ महान लगता है। हालांकि सिकंदर हमारे देश का तो नहीं है, तो उसको तो हम नहीं ऐसे कह सकते, लेकिन 3 नाम आप देखेंगे जिनके साथ महान शब्द, ग्रेट वर्ड लगता है, सिकंदर, अशोक और अकबर। तो अकबर और अशोक के साथ जो महान शब्द लगता है, उसके पीछे दूसरे कारण थे। उनकी जो विस्तारवादी सोच थी, जो उदार नीति की थी, जिसमें उन्होंने धार्मिक कट्टरता को छोड़ करके एक ऐसी नीति बनाई, अशोक का धम्म है ना, और अकबर का दीन इलाही। जब इनको हम पढ़ेंगे, इनकी तुलना करेंगे, तो उनको दोनों को आपस में तोलेंगे हम, इसलिए उनको महान। लेकिन सिकंदर की महानता भारत के लिए नहीं है, यूनानियों के लिए है, वो यूनानियों के लिए महान था।
कि हमारे देश के शासक ने अनजान देश में जाकर के इतना अभियान किया। तो हमारे देश के इतिहास के लिए तो दो ही शासक हम महान कहेंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर सिकंदर को द ग्रेट हमेशा ही लिखा हुआ मिलेगा। सिकंदर, कहावत भी, जो जीता वही सिकंदर, है ना, जो जीता वही सिकंदर। इसका मतलब है कि सिकंदर जीतना ही था, सिकंदर को जीत के ही जाना था। तो ये जीत ही उसकी विजय थी, यही जीत ही उसका सम्मान था, यही उसका परिणाम था, और कोई निष्कर्ष नहीं निकला इसका। ठीक है, हाँ प्रभाव जरूर पड़ा, भारत की संस्कृति को प्रभावित किया उन्होंने, और उनकी संस्कृति को भारत ने, आदान प्रदान संस्कृतियों का, उस पर हम कल बात करेंगे। ठीक, तो बेबीलोन पहुंच गया, जहां 323 ईसा पूर्व में, तारीख मत भूलना, 323 ईसा पूर्व में क्या हो गया, सिकंदर की मृत्यु हो गई। क्या आनंद ले पाए जीवन का, बताओ। सिकंदर की मृत्यु हो गई, जीवन लीला समाप्त हो गई। अब कल के लिए हेडिंग लिखिए, भारत पर यूनानी आक्रमण के प्रभाव। कल हम भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव पढ़ चुके हैं ना, पढ़ा है ना। तो ईरानी आक्रमण का प्रभाव कल पढ़ा, और कल वाली क्लास में आज ही का छूटा हुआ जो पार्ट है आधा, पार्ट 2, उसमें पढ़ेंगे भारत पर सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव या यूनानी आक्रमण का प्रभाव। ठीक है, ये प्रभाव उससे ज्यादा होंगे, ईरानी आक्रमण से ज्यादा प्रभाव पड़ा था यूनानी आक्रमण का। ठीक है।